गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अगला चैप्टर बल तथा गति के नियम में जाएंगे, जिसमें सबसे पहले निरूपण दिखाया गया है कि द्रव्यमान को m से, त्वरण को a से, बल को F से, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, संवेग p, आवेग I और वेग v से निरूपित किया गया है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सूत्र नीचे दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग तो यहाँ पर बल का परिचय दिया गया है। हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, उसकी चाल, वेग, त्वरण आदि के आधार पर वस्तु में उत्पन्न गति का विस्तार पूर्वक अध्ययन तो किया, लेकिन उस वस्तु की गति के कारण को नहीं समझ सका। अर्थात वस्तु का विरामावस्था में रहना या गतिशील हो जाना, दोनों ही स्थितियों की जानकारी पिछले अध्याय में दी गई, लेकिन इसके कारण का सही पता नहीं चल पाया। ऐसी उलझन आज भी है। बड़े बड़े दार्शनिक भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर स्थिर अवस्था में पड़ी वस्तु गतिशील कैसे हो जाती है, अथवा गतिशील वस्तु विराम में कैसे आ जाती है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु की गति प्रदान करने के लिए उसे खींचना या धकेलना या ठोकर मारना पड़ता है। तो खींचना या धकेलना या ठोकर मारना, ये सभी क्रिया एक बाह्य कारक से प्रेरित होता है और इसी को बल कहा जाता है। ठीक है, तो बल क्या है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। यहाँ पर देखिए कैसे बल लगा रहा है। ये क्रिकेट बॉल को मारा जा रहा है, बल लगाकर हाथ से बॉल को रोका जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर फुटबॉल को किक मार रहा है, गोल कर रहा है। फिर यहाँ पर ये बॉल को पकड़ रहा है। तो ये बल का उदाहरण है। तो बल का प्रभाव के बारे में अगला देखते हैं हम लोग। तो बल के प्रभाव क्या क्या है? तो पहला है किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। ठीक है, तो जमीन पर पड़ी गेंद को जब पैर से ठोकर मारा जाता है, अर्थात बल लगाया जाता है, तो वह गेंद गतिशील हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से और बी और सी उदाहरण दिए गए हैं। और दूसरा प्रभाव है गतिशील वस्तु की गति को तीव्र से मंद किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, चिकनी सतह पर लुढ़कती कांच की गोली पर जब अंगुली से बल लगाया जाता है, ठीक है, तो गोली और तेजी से लुढ़कने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक उदाहरण आप देखिएगा। अब तीसरा प्रभाव है वस्तु की गति की दिशा बदली जा सकती है। एग्जाम्पल देखिए, तेजी से आती क्रिकेट की गेंद की बल्ले की मदद से उसकी गति की दिशा बदली जाती है और गेंद दूसरी दिशा में चल जाती है। दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। चौथा प्रभाव है वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ पर ये है, रबर की गेंद या स्पंज या हवा से भरे बैलून पर बल लगाकर उसकी आकृति बदली जाती है। तो इस तरह से और एग्जाम्पल है। अब हम लोग बल के प्रकार में देखेंगे कि बल के कितने प्रकार हैं। यहाँ पर 2 प्रकार दिया गया है, स्पर्श बल और दूरी पर क्रिया बल। तो स्पर्श बल मतलब क्या? तो किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए प्रायः उस वस्तु को स्पर्श करना आवश्यक होता है, मतलब छूना आवश्यक होता है। अर्थात जब 2 वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर बल का अनुभव करती हैं, तो ऐसे बलों को स्पर्श बल कहते हैं। और इसका उदाहरण है पेशीय बल, घर्षण बल। ठीक है, अब बी है दूरी पर क्रिया बल। बी है दूरी पर क्रिया बल, वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु पर आरोपित होती है, तो दूरी पर क्रिया बल कहलाती है। उदाहरण के लिए विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, इसमें स्पर्श करना आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पर विद्युत बल में देखिए कि बाल को कंघी किए, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आए, तो क्या होता है कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े ये कंघी में सट जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बल हुआ वो विद्युत बल हुआ। अब चुंबकीय बल में देखिए, चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं।
तो लोहे की कांटी, लोहे की आलपिन इत्यादि को चुंबक अपनी ओर आकर्षित। ठीक है, यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। तो ऐसे बल को ही चुंबकीय बल कहा जाता है, जो कि दूर से लोहे के सामान को अपनी ओर खींच लेता है। अब तीसरा है गुरुत्व बल। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है। यहाँ पर देखिए, ये बच्चा ऊपर से गिर रहा है, मतलब पृथ्वी की ओर गिर रहा है। तो ये गुरुत्व बल का उदाहरण है। कोई भी चीज़ नीचे ही की ओर गिरता है, मतलब पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। अब हम लोग अगला पॉइंट जाएंगे। बल एक भौतिक राशि है। बल को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, कम बल, अधिक बल। ठीक है, खाली बक्सा को खिसकाने के लिए खाली बक्से पर बहुत कम बल लगाना पड़ता है, जबकि सामानों से भरे बक्से पर बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। तो इसलिए स्पष्ट है कि बल का परिमाण कम और अधिक होता है। इसको हम माप सकते हैं, इसलिए यह एक भौतिक राशि है। बल एक सदिश राशि। सदिश राशि मतलब क्या होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए इसको हम लोग सदिश राशि। तो बल का क्या मात्रक है? बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक अर्थात एसआई मात्रक न्यूटन है। इसे संक्षेप में प्रायः एम से सूचित किया जाता है, और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक, अब परिणामी बल के बारे देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला बल जो उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परिणामी बल कहलाते हैं। यहाँ पर एक साथ बहुत सारे बल लग रहे हैं और वो परिणामी बल यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में देखते हैं। तो संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु एक साथ अनेक बल इस प्रकार क्रियाशील हो कि उसका परिणामी बल शून्य हो, मतलब कि वो वस्तु स्थिर हो जाए, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, अनेक बल के साथ क्रियाशील होने के बावजूद भी वह वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए संतुलित बल पहला स्थिर वस्तु को गति में नहीं ला सकता, दूसरा गतिशील वस्तु को गति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। तो संतुलित बल का निम्न प्रयोग द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर प्रयोग है। एक समतल मेज पर लकड़ी का एक पिंड रखा गया है। इस पिंड को दो अलग धागे एक सरवाई की सहायता से समान बल आरोपित करके एक दूसरे के विपरीत खींचा जाता है। तो ये पिंड कहाँ पर रहेगा? वहीं पर रहेगा, अर्थात इसका परिणामी बल शून्य हो जाता है। ऐसे बल को संतुलित बल। अब अगला है असंतुलित बल। जब अनेक बल किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील हो और उनका परिणामी बल शून्य न हो, तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, शून्य नहीं होना मतलब उसके स्थान में परिवर्तन हो जाना, आकार में परिवर्तन हो जाना। तो दूसरे शब्दों में असंतुलित बल स्थिर वस्तु को गति में लाता है, दूसरा गतिशील वस्तु को विराम में लाता है और वस्तु की गति की दिशा बदल देता है। ठीक है, तो ये तीन चीज इसमें होता है असंतुलित बल में। यहाँ पर एग्जाम्पल है, असंतुलित बल को निम्न प्रयोग द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर रस्सी खींच प्रतियोगिता हो रही है टीम ए और टीम बी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक टीम 3-3 व्यक्ति हैं और दोनों टीमें परस्पर विपरीत दिशा में बल आरोपित करते हैं। टीम ए द्वारा लगाया गया बल F1 तथा टीम बी द्वारा लगाया गया बल F2 है। यदि F1 F2 से बड़ा हो तो F1 तो टीम बी टीम ए की ओर खींचा जाएगा, और यदि F2 बड़ा हो F1 से तो टीम ए टीम बी की ओर खींचा जाएगा, अर्थात दोनों स्थितियों में गति उत्पन्न होती है। अतः असंतुलित बल वस्तु में गति उत्पन्न करती है। यहाँ पर क्रियाकलाप देखते हैं। संतुलित बल एवं असंतुलित बल को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रयोग किया गया है। यहाँ पर चित्र ए में दो बच्चे एक बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। इसका कारण यह है कि घर्षण बल धकेलने की दिशा में विपरीत कार्य करता है और घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों
के बीच कार्य करता है और धकेलने वाले बल को संतुलित कर देता है, जिससे कि बक्सा नहीं हिलता है। अर्थात संतुलित बल के कारण बक्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चित्र बी में देखिए, दोनों बच्चे उस बक्से को और अधिक बल लगाकर ढकेलते हैं, लेकिन फिर भी बक्सा नहीं खिसकता, अर्थात पुनः घर्षण बल धकेलने वाले बल की दिशा के विपरीत कार्य करके संतुलित कर देता है। और सी में देखिए, पुनः दोनों बच्चे उस बक्से को और अधिक बल लगाकर धकेलते हैं तो बक्सा खिसकने लगता है, अर्थात धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाएगा। अब गलीलियो का प्रयोग देखते हैं। सर्वप्रथम गलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल नहीं लग रहा हो तो वह अपने समरूप चाल में अनंत काल तक वस्तु चलती रहेगी। इसके लिए उन्होंने अनंत तल पर एक गेंद की गति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गतिशील गेंद जब किसी अनंत तल पर नीचे आती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, लेकिन जब किसी गेंद की अनंत तल से ऊपर भेजा जाता है तो उसकी चाल घट जाती है। यहाँ चाल बढ़ती है और यहाँ पर चाल घटती है, ऊपर जाने पर घटेगी। साथ ही जब तल पूर्णतः क्षैतिज एवं चिकना होगा तो गेंद की चाल ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। तो यहाँ पर ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। तो इसके अतिरिक्त गैलीलियो ने सरल लोलक गोलक पर एक असंतुलित बल आरोपित करके पाया कि जब गोलक को एक ओर हटाकर छोड़ा जाता है तो दूसरी ओर लगभग उसी ऊंचाई तक जाकर पुनः प्रारंभिक जगह पर वापस आ जाता है। मतलब यहाँ से ऐसे गया फिर वापस आ गया। इसे निम्न प्रयोग द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। दोनों समतल जो एक साथ जुड़े हों उन पर वस्तु की गति का अध्ययन निम्न रूप से किया गया। जब कांच की एक गोली नट समतल पर नीचे की ओर लुढ़कती है तो दूसरे नट समतल पर ऊपर की ओर प्रारंभिक ऊंचाई पर पहुंचती है। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी पूर्ण रूपेण प्रारंभिक ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि गोली और स्पर्श सतह के बीच अवरोधक बल जो होता है घर्षण बल कार्य करता है और वो ऊंचाई को नहीं पाता है। यदि नट समतल और अधिक चिकना बना दिया जाता है और प्रयोग को दोहराया जाता है तो देखा जाता है कि प्रारंभिक ऊंचाई के समान ऊंचाई तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सब इसका चित्र है। अब यदि नट समतल की ढाल कम करके क्षैतिज दिया जाए, क्षैतिज बना दिया जाए तो गोली हमेशा चलती है ही रहेगी, बशर्ते घर्षण बल एवं हवा का प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब नहीं के बराबर। तो इससे गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो क्षैतिज समतल के अनुरोध गति चिरस्थायी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू।